जरूरी तो नहीं कि हर कोई आज के इस दौर में जादू, जिन्नात यानी सुपरनैचुरल और पैरानॉर्मल चीजों पे यकीन रखे, क्योंकि कहा जाता है कि नई टेक्नोलॉजी के इस जमाने में इन सुपरनैचुरल चीजों पे लोगों का यकीन कम होता चला जा रहा है। पर मैं ये भी नहीं कहता कि हर चीज को आप सुपरनैचुरल या पैरानॉर्मल इवेंट से जोड़ कर देखें, लेकिन कई केसेस होते हैं जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती। लोग अपने अंदाजे लगाते हैं, लेकिन जब वो अंदाजे उन सिचुएशंस पे फिट नहीं बैठते तो वो हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं ये चीज नॉर्मल तो नहीं है। तो जो चीज नॉर्मल नहीं लगती वो फिर पैरानॉर्मल की कैटेगरी में आती है। तो ये वाकया जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ, ये मुझसे और मेरे दोस्त से ताल्लुक रखता है। मेरा नाम अरसलान है और इस कहानी में सिर्फ हम दो कैरेक्टर्स ही मेन हैं, यानी मैं और मेरा दोस्त वीरेंद्र, जिसे प्यार से हम लोग वीरू कहते हैं। एक बार मैं और वीरू एक शादी में जा रहे थे। हम लोग सुबह जल्दी, तकरीबन सुबह के 6 बजे निकल गए थे। रास्ता काफी लंबा था। बातें करते हुए हम लोग चले जा रहे थे। रास्ते में हम एक जगह रुके जहाँ पे हमने नाश्ता किया और चाय भी पी थी। फिर हम वहाँ से निकल गए। रास्ते का कुछ खास अंदाज़ा नहीं था, हमारे पास सिर्फ एड्रेस था। गूगल मैप्स की मदद से हम लोग चले जा रहे थे। तो आप लोगों ने भी देखा होगा, गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग शॉर्टेस्ट रूट या फिर कम ट्रैफिक वाला रूट चुना जाता है। तो शायद इसीलिए गूगल मैप्स ने हमें एक गांव में घुसा दिया और हम उस गांव से शॉर्टकट लेते हुए दूसरे हाईवे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। सुबह का टाइम था। चलते चलते रास्ता काफी पतला आ गया। गाड़ी निकलने की जगह तो थी, लेकिन हम दोनों ने देखा कि आगे काफी भीड़ लगी हुई है। लोगों का हुजूम किसी चीज को घेरे हुआ है। तो हमने साइड से गाड़ी निकालने की कोशिश करी, लेकिन भीड़ की होने की वजह से गाड़ी निकल नहीं पा रही थी। तभी वीरू ने देखा कि साइड में एक छोटी सी दुकान है। उसने कहा कि यहाँ से हम सिगरेट खरीद सकते हैं। हमने गाड़ी साइड में लगानी चाहिए और दीवार से चिपका के गाड़ी खड़ी कर दी, यानी उस भीड़ के बिल्कुल पहले। वीरू चला गया सिगरेट लेने। मैं गाड़ी से बाहर निकला। मैंने कहा देखो क्यों भीड़ लगी हुई है। वहां देखा तो वहां कुछ खेल तमाशा चल रहा था, यानी जैसे पहले होता था कि कोई मदारी किसी बंदर को नचाता था, मुझे वही लगा। लेकिन एक्चुअल में बात कुछ और थी। जब हमने गौर से देखा तो वहां एक काफी कम उम्र का लड़का लोगों को जादू दिखा रहा था। मेरा इंटरेस्ट इन चीजों में बहुत ज्यादा है। मैं खड़े होके आराम से उसका जादू का खेल देखने लगा। वो कुछ सिक्कों से जादू कर रहा था, यानी वो लोगों को दिखा के और सिक्के गायब कर देता था और उसी हाथ से सिक्के निकाल देता था। जबकि वो ऐसा कोई लंबा कोट या कोई बड़ी स्लीव की शर्ट नहीं पहना था जहाँ पे वो कुछ छुपा सके। बिल्कुल हाथ उसके क्लियर थे। हाफ शर्ट पहना था, तो वो कोई ऐसा सोर्स नहीं था जहाँ से वो आ सके। खैर, जादूगर जानते होंगे इस बारे में, लेकिन हमारे लिए तो वो बहुत अमेजिंग लग रहा था। लेकिन यहाँ पे मुझे इतना था कि इसकी हाथ की सफाई कुछ और लोगों से ज्यादा अच्छी है। तभी वीरू मुझे ढूंढता हुआ उधर की तरफ आ गया और पूछने लगा यहाँ क्या चल रहा है। तो मैंने उसको बताया कि ये काफी अच्छा जादू दिखा रहा है। इस पर वीरू ने कहा, अरे सब बेकार की बातें होती हैं, लोगों को पागल बना रहा है और कुछ नहीं। मैंने कहा रुक तो, थोड़ी देर देखते हैं क्या चल रहा है। तो ये सब तो छोटे मोटे जादू थे जो वो दिखा रहा था। इसके बाद जो उसने जादू दिखाया उससे मैं काफी इम्प्रेस हुआ। एक छोटी सी लकड़ी की टोकरी थी जो कि बिल्कुल खाली थी, उसमें कुछ भी नहीं था। थोड़ी सी लंबी टोकरी थी जिसमें पुराने टाइम में आम या कोई ऐसे फल रखे जाते थे। मतलब उसमें अगर कोई खड़ा हो जाए तो उसके किनारे आपके घुटनों तक आ सकते हैं। थोड़ी सी लंबी। उसने सबको टोकरी दिखाई और उसके बाद उसका साथी एक छोटा बच्चा उस टोकरी में बैठ गया। उस टोकरी में बैठ के बच्चे ने सर नीचे कर लिया और वो सिकुड़ के उस टोकरी में फिट हो चुका था। अब जादूगर थोड़ी देर तक कुछ मंत्र पढ़ता रहा, कुछ ड्रामे करता रहा और उसके ठीक बाद उसने एक काला कपड़ा लेके उस टोकरी पे डाल दिया। वो कपड़ा इतना बड़ा था कि टोकरी पूरी तरह ढक चुकी थी, कुछ नजर नहीं आ रहा था। तकरीबन 5 से 10 मिनट का वक्त लगा होगा और इसके बाद जादूगर
भीड़ से बात करता रहा और साथ में उस टोकरी पे हाथ फेरता रहा। फिर उसने अपना दायां पैर उठाकर टोकरी पे रख दिया। अब टोकरी में क्योंकि बच्चा था, जादूगर के पैर रखते ही वो कपड़ा हल्का सा नीचे हुआ और ये फील हुआ कि उसमें कुछ है, तो उसका पैर वहां टिक गया। और बातें करते करते जादूगर ने अपना दूसरा पैर भी टोकरी के ऊपर रख दिया, यानी अब वो टोकरी पे खड़ा हुआ था। लेकिन मजे की बात यह है कि वो टोकरी पर सिर्फ 1 सेकंड के लिए खड़ा हुआ और धप से अंदर चला गया। यानी मतलब कि वो कपड़ा अब टोकरी के अंदर घुस चुका था और जादूगर टोकरी के अंदर खड़ा था। मतलब वो बच्चा कहाँ गया? सब हैरान थे ये देख के, क्योंकि खुले आसमान के नीचे ऐसा जादू हमने तो पहली बार देखा था, और वो भी ऐसे लड़के से जिसकी उम्र महज 20 से 25 साल रही होगी। अब वो टोकरी के अंदर खड़ा था। वो तकरीबन 1 मिनट तक टोकरी में खड़ा रहा और उसने बाहर कदम रखा और फिर कपड़ा उठा के दिखाया तो टोकरी में कुछ भी नहीं था। वो बच्चा गायब हो चुका था। सब हैरान थे, इधर उधर देख रहे थे। तभी वो बातें करता रहा, सबसे पूछता रहा कि बच्चा कहाँ गया, आपको पता है। लोग परेशान थे और टोकरी की तरफ घूर घूर के देख रहे थे। उसने टोकरी उठा के सब लोगों को दिखाई, सबके हाथों में पकड़ाई। वो खाली थी, जैसे जादू करने से पहले खाली थी। काफी देर तक सस्पेंस बनाने के बाद जादूगर ने जोर से उस बच्चे का नाम लिया। तो पब्लिक क्या देखती है कि वो बच्चा तो सबके साथ भीड़ में ही खड़ा है, और वो भीड़ में से निकल के जादूगर के पास आ गया। और इस पर लोगों ने जोर से तालियां बजाईं और शोर मचाने लगे। ये जादू देखकर मेरा तो दिमाग हिल गया, पर मेरा दोस्त वीरू कुछ ज्यादा इम्प्रेस नहीं लग रहा था। वो मुझसे कहने लगा, हाँ ठीक है, ये सब आंखों का धोखा होता है, तू चल रहे हैं यहाँ से, देर हो रही है। लेकिन मुझे तो पूरा शो देखना था। मैं वहाँ खड़ा रहा और जैसे ही वो बच्चा सबसे पैसे मांगने आया, मैंने 100 रुपए का नोट उसकी झोली में डाल दिया। ये देखकर बच्चे की आंखें बड़ी हो गईं, यानी वो हैरानी से मुझे देख रहा था, क्योंकि वहां पे लोग 1-1, 2-2 रुपए दे रहे थे, कोई 5-10 रुपए दे रहा था, बहुत से बहुत। तो मैंने जादूगर से कहा, कुछ और दिखाओ जिससे मजा आ जाए। उसने कहा, भाई साहब ये तो मेरी मेन ट्रिक थी जो मैंने आपको दिखाई थी, इसके अलावा छोटी मोटे और जादू हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैंने कहा, छोटे मोटे जादू यानी कैसे? तो जादूगर ने कहा, मैं दिखाता हूँ। अब वो सबके सामने खड़ा था। उसने हाथ हिलाया और कहा, मैं बता सकता हूँ कि किसकी जेब में कितने पैसे हैं। ये सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ, लेकिन मेरा दोस्त वीरू इधर उधर देखे जा रहा था और उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि किसकी जेब में कितने पैसे हैं। इस पर जादूगर ने उसे देखकर उसे ही चुना और थोड़ी देर ध्यान लगाने के बाद, लगता है आपके दोस्त इन सब चीजों में यकीन नहीं रखते। मैंने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है। उसने कहा कि इनकी जेब में 2575 रुपए हैं। ये सुनकर वीरू हंसने लगा और कहने लगा कि अच्छा चलो चेक करते हैं। और वही हुआ जो जादूगर ने कहा था, यानी जब वीरू ने अपना वॉलेट निकाला तो 1-1 रुपया गिनने के बाद 2575 रुपए मिले। ये देखकर वीरू ने भी अपना सर पकड़ लिया। अब ये सब हो चुका था, अब हम निकलने की तैयारी कर रहे थे। लास्ट जादू की ट्रिक देख के हम लोग निकलने वाले थे। साइड में देखा तो जादूगर का गधा वहां खड़ा हुआ था, उस पे कुछ सामान लदा हुआ था। तो जादूगर ने कहा कि आप इससे भी मिलिए, ये मेरा गधा है और ये मेरी मदद करता है जादू करने में। ये सुनकर वीरू बहुत जोर से हंसा और उस गधे का मजाक उड़ाने लगा कि ये गधा तुम्हारा भाई है क्या? जादूगर ने वीरू को अजीब तरीके से देखा और कहने लगा, ये मेरा भाई से भी ज्यादा है, ये मेरी बहुत मदद करता है। जादूगर बड़े कॉन्फिडेंस से कहने लगा, मैं आपको दिखाता हूँ। उसने एक कागज का टुकड़ा लिया और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके कम से कम 4 या 5 पर्चियां बनाई। अब उन पर्चियों में उसने जाके चुपचाप लोगों से उनके नाम पूछकर लिख दिए और वो पर्चियां गधे के ऊपर जो सामान लदा हुआ था उसमें डाल दी। इसके बाद जादूगर ने उसमें से एक पर्ची हमसे उठवाई और उस पर्ची पे किसी का नाम लिखा था, संजीव। अब भीड़ में से कोई एक बंदा था जिसका नाम था संजीव, जिसने उस पर्ची पे अपना नाम लिखवाया था। अब जादूगर ने वो पर्ची उठाई और उसको हमें दिखाया और उसको फाड़ के फेंक दिया और अपने गधे से कहा, महाराज जरा देखो ये पर्ची वाला कहाँ है। गधा फौरन एक्टिव
हो गया, इधर उधर देखने लगा और भीड़ की तरफ चलता चला गया और चारों तरफ घूम घाम के वो एक आदमी के पास पहुंचा जो तकरीबन 50 साल का होगा। और वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा और उसने गधे के सर पे हाथ रख दिया। यानी वही आदमी का नाम संजीव था जिसके पास गधा जाके खड़ा हुआ था। और ऐसा नहीं ये कोई इत्तेफाक रहा होगा, भीड़ के अलग अलग पॉइंट्स पर वो 5 पर्चियां निकाली गईं, पढ़ी गईं, फाड़ के फेंकी गईं और वो गधा हर बार सही आदमी के पास जाके खड़ा होता था जिसका उस पर्ची में नाम था। आखिरी पर्ची जो निकली वो इत्तेफाक से मेरे नाम की थी। उस पे लिखा था अरसलान और मैं जादूगर के पास खड़ा हुआ था। इस बार गधा भीड़ की तरफ नहीं गया, वो सीधा मेरे और जादूगर की तरफ आया और मेरे पास आके खड़ा हो गया, बहुत क्लोज। इतना सब देखने के बाद भी पता नहीं क्यों वीरू इम्प्रेस नहीं हो पा रहा था और उसके बाद उसने गधे का काफी मजाक उड़ाया और कहा, ये ड्रामे हमने बहुत देखे हैं, ये गांव वाले क्या जाने, ऐसे ढोंगी जादूगरों से बच के रहना चाहिए। ये सब मुझे सुन के अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने वीरू को चुप कराया और मैंने कुछ पैसे जादूगर को और दिए और हम वहां से चलने लगे। जैसे ही हम गाड़ी में आके बैठे तो जादूगर भीड़ में से निकल के हमारे पास आया और पैसों के लिए शुक्रिया कहने लगा। लेकिन उसने एक और बहुत खास बात कही। उसने कहा कि अपने दोस्त का ख्याल रखिएगा, क्योंकि बुरा ना माने तो मैं ये बात कहूँ, क्योंकि ये दोस्त आपका बिल्कुल मेरे गधे की तरह है जो कि हर मुसीबत में मेरा साथ देता है। उम्मीद करता हूँ आपका दोस्त ऐसा ही होगा जैसा मैं कह रहा हूँ। ये सुनकर वीरू बहुत नाराज हो गया और उस पर चिल्लाने लगा। मैंने बस गाड़ी चला दी। वीरू कहने लगा कि मैं इसे मारूंगा, रोको गाड़ी। खैर हम चलते गए, आगे बढ़ते गए। उस दिन हम शादी में पहुंचे और वहां पर शादी अटेंड करके हम वापस आ गए थे। वापस आते आते वीरू की तबीयत कुछ खराब सी होने लगी। उसे बुखार हो गया और आवाज उसकी काफी बैठ गई थी। उस टाइम तो मुझे लगा कि ये एक नॉर्मल सी बात है, तबीयत खराब हो सकती है। मैंने वीरू को उसके घर छोड़ा और मैं भी रात में अपने घर चला गया। सुबह सुबह अचानक 8 बजे वीरू के फोन से कॉल आ रही थी। मैंने फोन उठाया तो उसकी माँ फोन पे थी। वो कहने लगी, बेटे इसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसे क्या हो रहा है, तुम जल्दी से आ जाओ। अब ये सीन पूरे इंसिडेंट का सबसे खतरनाक सीन था। मैं जब वीरू के घर पहुंचा तो मुझे दर्द में कराहने की आवाज आ रही थी, लेकिन वो आवाज वीरू की नहीं थी। वो ऐसी आवाज थी जैसे किसी जानवर की आवाज हो और वो बहुत बैठी हुई आवाज। मैंने उस चीज पे ध्यान तो दिया पर मुझे समझ नहीं आ रहा था ये कौन चिल्ला रहा है। अंदर जाकर देखा तो बहुत तेज आवाज आ रही थी। वीरू अपने बेड पे लेटा हुआ था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन उसके मुंह से जो आवाज निकल रही थी वो बहुत अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गधा बोल रहा हो, जैसे कोई गधा रैंक रहा हो। शुरू में तो मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया और मैं उसके पास जाके बैठ गया। मैंने उसके हाल चाल पूछे और जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो मेरे होश उड़ गए। वीरू की शक्ल बहुत बदल चुकी थी और उसका मुंह एक जानवर यानी गधे की तरह लग रहा था, जो कि थोड़ा सा लंबा हो चुका था। उसकी आंखें और अजीब सा होता जा रहा था और वो हमारी कुछ बात समझ भी नहीं रहा था, बस रोए जा रहा था और चिल्लाए जा रहा था। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा शायद कोई पैरालिसिस का अटैक हुआ है इसके फेस पर या कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। ऐसे ही 1, 2, 3 दिन गुजर गए। वीरू की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। अब उसकी शक्ल मुकम्मल गधे की तरह लगने लगी थी। शायद आपको इस बात का यकीन ना हो कि वो अपने चारों हाथ पैरों से चलने लगा था। वो अब इंसानों की तरह रिएक्ट नहीं कर रहा था। वो एक गधे की तरह चारों हाथ पैरों से चलता था। वो जानवरों की तरह खा पी रहा था और टॉयलेट भी वहीं रूम में ही जानवरों की तरह कर रहा था। यानी उसकी हालत बिल्कुल एक गधे की तरह हो चुकी थी। ये सब देख के मुझे कुछ बात क्लिक करी और कुछ समझ आया। मुझे उस जादूगर की याद आई और उसके वो वर्ड्स याद आए जो उसने हमसे बोले थे। मैंने वहां किसी से कुछ भी नहीं कहा और नीचे आके मैं गाड़ी में बैठा उसी गांव की तरफ निकल गया जहां हमें वो जादूगर मिला था। वहां पहुंचने के बाद मैंने लोगों से उस जादूगर के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि वो कभी कभी आता है। बहुत ज्यादा पता करने के बाद पता लगा गांव के पास एक छोटा सा और गांव है, वो वहां रहता है।
मैंने वहां से एक लड़के को अपने साथ लिया और उस गांव की तरफ निकल गया। बहुत मुश्किल से जाके उस जादूगर का घर मिला। हम उसके घर पहुंचे, देखा तो वो गधा बाहर बंधा हुआ था और वो जादूगर अंदर था। जैसे ही मैं जादूगर के पास पहुंचा तो वो मुझे देखकर खुश हुआ, बोला साहब आप आ गए, मुझे पता था आप जरूर आएंगे। मैंने उससे बोला कि तुमने ऐसा क्या कर दिया कि मेरा दोस्त गधे में तब्दील हो रहा है। उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं करा साहब, ये सब महाराज जी ने करा है। मैंने कहा महाराज जी मतलब? उसने गधे की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसने महाराज जी का मजाक उड़ाया था तो वो थोड़े से नाराज हो गए, इसी वजह से ये सब हो रहा है। तो मैंने उससे कहा कि मैं माफी मांगता हूँ तुमसे और महाराज जी से, उसे माफ कर दीजिए, वो मर जाएगा ऐसे तो। इस पर जादूगर ने कहा कोई बात नहीं साहब, मैं बोल देता हूँ महाराज जी से, सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। और मैं लिटरली उस गधे के पास गया और मैंने उस पे हाथ फेरा और उससे कहा कि उस लड़के से गलती हो गई है, आप उसे माफ कर दीजिए। मैंने 3 बार कहा। मेरे तीसरी बार कहने के बाद उस गधे ने अपना सर हिलाया जैसे वो कह रहा हो हाँ। जादूगर ये देख के मुस्कुराया और मुझसे कहने लगा आपका काम हो गया, महाराज जी ने उसको माफ कर दिया है, आप जाइए। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और पता नहीं कितने पैसे निकाले, चुपचाप जादूगर के हाथ में रखे और कहा कि तुमसे फिर मुलाकात होगी, चलता हूँ। ये बोलकर मैं वीरू के घर वापस आ गया। वापस आके देखा तो वीरू सो रहा था। मैंने सही से मुआयना करा तो उसका चेहरा अब वापस इंसानों जैसा हो चुका था और उसकी माँ ने बताया कि अब बहुत बेहतर कंडीशन है। उसी दिन जब शाम में मैं वीरू से मिला तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था और उसे कुछ भी याद नहीं था। जब हमने उसको सब कुछ बताया तो वो बहुत हैरान हुआ, लेकिन मैंने उसको इस बारे में कुछ भी नहीं बताया कि मैं वापस गांव गया था और ये सब कैसे सही हुआ, क्योंकि वो वक्त ये सब बताने का नहीं था। कुछ अरसा गुजर जाने के बाद मैंने उसको सारी बात बताई। तब उसको समझ में आया कि जिस चीज के बारे में आपको पता नहीं है उससे पंगा नहीं लेना चाहिए, या कम से कम उसका मजाक तो नहीं उड़ाना चाहिए। तो गाइज ये रियल लाइफ स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। दिस इज फैक्ट मैट्रिक्स साइनिंग ऑफ, बाय बाय।